नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम संग्राम के सेनापति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी थम चुका है, जिसके लिए कल यानी कि 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं, जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदारों की पड़ताल करते हैं, जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं, जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम संग्राम के सेनापति। और इस पूरी चर्चा में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर। बहुत बहुत स्वागत हितेश शंकर जी आपका। और हितेश जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। संग्राम के सेनापति में आज बात गोवा के उन कद्दावर नेताओं की जो राज्य में अपनी अपनी पार्टियों में सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूत जनाधार रखते हैं। गोवा में 2 लोकसभा सीटों के लिए असली रण भाजपा और कांग्रेस के बीच है। 2024 के लोकसभा सियासी संग्राम के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की कमान स्वयं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों में है। उनके नेतृत्व में भाजपा गोवा की दोनों लोकसभा सीटों को जीतने का प्रयास कर रही है, जबकि उत्तर गोवा से भाजपा ने 6ठी बार श्रीपद नाइक को उम्मीदवार बनाया है। श्रीपद नाइक एक ऐसा नाम जो गोवा की राजनीति में भाजपा के महत्वपूर्ण सेनापति की भूमिका निभाते हैं। वहीं गोवा में भाजपा के विजय रथ को और गति देने में एक और सेनापति सदानंद तनावड़े की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने मोदी लहर में राज्य की दोनों सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि 2019 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक-एक सीट हासिल करने में सफल रहे थे। विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार 2 बार सूबे की सत्ता पर कब्जा जमाकर भाजपा ने ये साफ कर दिया कि पार्टी के पास राज्य में एक बड़ा जनाधार और जन समर्थन है। ऐसे में 2024 के लोकसभा सियासी समर के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका में स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। आइए एक नजर भाजपा के सेनापति के अब तक के सियासी सफर पर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सन क्वेलिन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2012 में प्रमोद सावंत गोवा की सन क्वेलिन विधानसभा सीट से विधायक बने। उसके बाद 2017 में कांग्रेस के धर्मेश सगलानी को हराने के बाद इसी सीट से फिर से चुने गए। विजयी अंतर लगभग 8000 वोटों का था। 2017 उन्हें गोवा की 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रमोद सावंत लगभग 2 साल तक गोवा की विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 2022 में वे पुनः इसी सीट से फिर से विधायक निर्वाचित हुए। गोवा के 2 बार के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहली बार 19 मार्च 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री बने, जब गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का बीमारी के चलते निधन हो गया था। 2022 गोवा विधानसभा चुनाव में जब प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भाजपा ने दोबारा जीत दर्ज की, तो उन्होंने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। भाजपा के लिए लोकसभा संग्राम में एक और सेनापति की भूमिका में है श्रीपद नाइक। आइए जानते हैं कैसा रहा है गोवा में भाजपा के लिए दशकों से सेनापति की भूमिका निभा रहे श्रीपद नाइक का राजनीतिक सफर। श्रीपद नाइक उत्तर गोवा से भाजपा के सांसद हैं। नाइक वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका में हैं। श्रीपद नाइक 5 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। 1999 में नाइक पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर नाइक 5वीं बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। गोवा से सांसद
और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक 1994 में गोवा की मरकाइम विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर गोवा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव के लिए नाइक को एक बार फिर उत्तर गोवा से अपना उम्मीदवार बनाया है। गोवा में भाजपा के विजय रथ को और गति देने में एक और सेनापति सदानंद तनावड़े की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदानंद तनावड़े निर्विरोध रूप से पार्टी के गोवा इकाई के अध्यक्ष साल 2020 में निर्वाचित हुए। तनावड़े ने भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय तेंदुलकर की जगह ली, जो 2012 से लगातार गोवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे थे। वहीं साल 2023 में सदानंद तनावड़े गोवा से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस सियासी संग्राम में भाजपा राज्य में विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर मैदान में उतर रही है। पार्टी का दावा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार की बदौलत बीते कुछ वर्षों में राज्य में जबरदस्त विकास हुआ है और आगे भी ऐसा जारी रहेगा। वहीं लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार भाजपा ने किसी महिला उम्मीदवार को दक्षिण गोवा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं क्षेत्रीय दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने भी लोकसभा के इन चुनावों के लिए भाजपा के दोनों उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। ऐसे में इस बार दोनों लोकसभा सीटों पर क्या एक बार फिर 2019 की तरह भाजपा अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गोवा का सियासी रण भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर। और हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब हम बात गोवा की कर रहे हैं, गोवा के सियासी संग्राम की कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसे में ये जानना कि यदि हम बात करें संग्राम के सेनापति में गोवा की सियासत की, तो प्रमोद सावंत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भाजपा को गोवा में जिताने में? पराक्रम जी, मैं कहूँगा कि गोवा की चर्चा राजनीति के रण में बहुत ज़्यादा नहीं होती, मगर प्रमोद सावंत एक युवा नेता के तौर पर अगर मैं देखूं तो गोवा में जिस तरह से भाजपा का जनाधार बढ़ा है और पकड़ लगातार मजबूत होती गई है। मनोहर पारिकर जी की अपनी एक छवि थी, मगर वो जब केंद्र में आए रक्षा मंत्री के तौर पर, तो वो अपने पीछे एक राजनीतिक समझ सूझ के साथ एक सेकंड लाइन तैयार करके आए थे। आपने जो कहा ना कि सेनापति, वो टर्म बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं जितनी बार वहाँ शीर्ष नेतृत्व से मिला, नेताओं के जो साक्षात्कार किए, मुझे लगा कि इतने सुलझे हुए तरीके से राजनीति को समझने वाला और बिना वैमनस्य को पाले सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले नेता कम हैं। इसी वजह से केवल चाहे 2 सीट हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, मगर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में गोवा में जो राज्य प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये एकदम से जनाधार बढ़ा कैसे? तो भाजपा जो हर जगह 2 इंजन वाली सरकार या डबल इंजन वाली सरकार की जो बात करती है, उसका एक सबसे सामने रखने लायक, शोकेस करने लायक उदाहरण एक गोवा में दिखता है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते, मगर मैं कहूँगा कि अगर आप देखें तो चमत्कृत करने वाली चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। देश में और शायद दुनिया में भी ऐसे ब्रिज कम होंगे। अटल सेतु जो 17,840 करोड़ की लागत से बना है, 21 किलोमीटर लंबा पुल है और करीब 22 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसमें 16 किलोमीटर से ज़्यादा वो समुद्र के ऊपर से जाता है और बाकी सड़क के ऊपर से। तो अगर कोई जाता है वहाँ तो ये देख के लगता है कि गोवा तो एकदम बदल गया। पहले गोवा ऐसा नहीं था। पहले गोवा का नाम हम याद करें तो कांग्रेस का वर्चस्व टूटने का भी एक वो कारण रहा कि खनन घोटाले, खनन माफिया जो थे, उसके कारण बार बार गोवा का नाम आता था। या फिर पर्यटन की आड़ में जो उत्पात, उपद्रव या एक अराजकता की स्थिति जो रहती थी, एक ख़राब कारणों से, खाली मौज मस्ती नहीं। अब आप जितनी बार भी प्रमोद सावंत जी का भाषण सुनेंगे तो गोवा का जो कल्चरल कनेक्ट है उसको वो रिवाइव करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बोलते हैं और यूथ उनसे जुड़ रहा है। क्योंकि वो, और इसके साथ ही 2-3 चीज़ें हुई हैं कि भारत ने यदि योग का संदेश दुनिया में रजिस्टर कराया है तो उसका केंद्र गोवा में बनकर तैयार हुआ है। आप अगर पूरा कैंपस देखेंगे,
और पर्यटन के अलावा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में एक सीमा से आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो वहाँ पर्यटन के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो काम हुआ है, आप देखिए वहाँ टीटी का जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ, वॉलीबॉल का हुआ, फीफा का अंडर 17 महिला टूर्नामेंट वहाँ पर हुआ, 37वें जो राष्ट्रीय खेल थे, खेलो इंडिया वाले, वो वहाँ पर हुए। यानी गोवा ने एड ऑन किया है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, और उसके साथ ही जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड था वो भी खत्म किया है। पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण है, युवाओं के लिए एक नई जमीन तैयार हुई है। एक छोटा सा सवाल हितेश जी, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस बनाम भाजपा ये मुख्य मुकाबला है वहां पर? हाँ, ये बात कही जाती है कांग्रेस, और मैं इसे अगर देखूं, और ख़ास तौर से ये बात जो कही जाती है, अगर पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो नॉर्थ और साउथ गोवा के संदर्भ में जब ये बात होगी तो साउथ गोवा की बात की जाएगी। कांग्रेस का एक प्रिज्म है जो रखता है कि रिलीजियस बेस पर वोटर्स को बांटकर देखने की जो टेंडेंसी है कि नहीं, साउथ तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट वो सीट है, इस तरीके से बोला जाता है, मगर वास्तविकता ऐसी नहीं है। ठीक है। अगर आप वहाँ का वोटर विभाजन देखेंगे कि कैसा कैसा शेयर है, तो 58% से ज़्यादा हिंदू वोटर है वहाँ पर, क्रिश्चियन 32% हैं, शेष अन्य हैं। हितेश जी, यहाँ पर रोकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, उसके बाद गोवा की सियासत पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकने के ब्रेक के लिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संग्राम के सेनापति। गोवा के सियासी संग्राम में कांग्रेस पार्टी भी जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है। गोवा में कांग्रेस के सेनापति की बात करें तो गोवा कांग्रेस ने अपने युवा अध्यक्ष अमित पाटकर के नेतृत्व से उम्मीदें की है। उत्तरी गोवा से भाजपा के श्रीपद नाइक को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के रमाकांत खलब चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। एक नजर डालते हैं गोवा की राजनीति में अपनी साख की लड़ाई लड़ते कांग्रेस के सेनापतियों पर। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। उत्तर और दक्षिण गोवा सीटों पर असली मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत गोवा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। राज्य में बीजेपी के बड़े जनाधार के बीच युवा अध्यक्ष अमित पाटकर के नेतृत्व से कांग्रेस को अपनी साख मजबूत करने की आस है। आइए एक नजर लोकसभा संग्राम के लिए सेनापति की भूमिका निभा रहे कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर के राजनीतिक सफर पर डालते हैं। 2022 में अमित पाटकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कचोरेम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमित पाटकर ने 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद जमीनी स्तर से पार्टी के पुनर्गठन, मजबूती और निर्माण में एक लंबा सफर तय किया है। वहीं गोवा में कांग्रेस के लिए एक और वरिष्ठ नेता सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के कॉस्मे
फ्रांसिस्को कैटानो सार्डिन्हा दक्षिण गोवा से लोकसभा सांसद हैं। फ्रांसिस्को सार्डिन्हा गोवा के कार्टेरिम निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं। फ्रांसिस्को सार्डिन्हा गोवा के मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उत्तरी गोवा से भाजपा ने जहां केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने रमाकांत खलप को चुनावी रण में उतारा है। वहीं दक्षिणी गोवा से भाजपा ने पहली बार महिला उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने यहां से कैप्टन विरियाटो फर्नांडीज पर भरोसा जताया है। ऐसे में भाजपा के बड़े जनाधार के बीच कांग्रेस के लिए इस बार का सियासी संग्राम साख बचाने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ संग्राम में सेनापति में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संग्राम के सेनापति, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गोवा की सियासत की। हितेश जी, बात करें यदि हम गोवा की राजनीति की, जैसा कि हमने पहले भी बताया, तो भाजपा वहां पर जहां विकास का मुद्दा बनाकर जनता के बीच में है, तो कांग्रेस स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा वहां पर चुनाव में उठा रही है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है भाजपा पर कि उनके राज में जो गोवा के स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे देखेंगे चुनावी मुद्दों को, खास करके गोवा के? देखिए पराक्रम जी, गोवा के विशेष संदर्भ में मैं कहूं कि अभी वहाँ का जो कामकाज है और जितने डेवलपमेंट की चीज़ें मैंने बताई, यूथ एंगेजमेंट के प्रोग्राम्स मैंने बताए, या आईआईटी के कैंपस को अगर हम देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो गोवा के लोगों को भी उत्साहित कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने शायद तार गलत छुआ है। कहाँ पर कौन सा मुद्दा चलेगा, शायद इस चीज़ में वो गच्चा खा गए। और एक चीज़ और आपने जो मैं देख रहा था कि जब हम रणनीति के हिसाब से फोकस करते हैं, तो फ्रांसिस्को सार्डिन्हा कांग्रेस के क्षत्रपों में अभी आपने सेनापति के तौर पर गिना, मगर दक्षिण गोवा की जो लोकसभा सीट है, दो में से मतलब 50% लड़ाई को हारने की तैयारी एक तरह से कांग्रेस ने कर दी, क्योंकि फ्रांसिस्को सार्डिन्हा उसके सिटिंग एमपी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उन्हीं का टिकट काट देना और विरियाटो फर्नांडीज को आगे करना, यानी लड़ाई से पहले ही मैसेजिंग गलत हो गई। उसके बाद जो कनेक्ट की बात है, एक सेंट्रल लीडरशिप जो सिग्नल देती है, गोवा में वो सिग्नल जस के तस उतारने की कोशिश शायद इस वोट बैंक को और छिटका देगी। अभी जैसे सोमवार की एक रैली थी जी, तो उसमें कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आया कि 61 में आज़ादी के बाद गोवा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि देश आज़ाद हो गया था, गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। वो 61 में एक जन आंदोलन के बाद नेहरू जी को मजबूरी में और 3 दिन 4 दिन कार्रवाई चली, तो गोवा मुक्ति आंदोलन वहाँ के लोगों के मन से नहीं उतरा। समय हमारे पास कम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गोवा का सियासी संग्राम है उसमें जनता जनार्दन चूंकि सर्वोपरि होती है, 7 मई को वहां पर मतदान होना है। ऐसे में महत्वपूर्ण होगा कि गोवा के सियासी रण में जो जनादेश है वो जनता किसे सौंपती है। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश शंकर जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद संग्राम के सेनापति देखने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।